चलो टोटल इनकम के क्वेश्चंस करते हैं। अल्लाह नहीं सर, आराम से एक एक करके फॉर्मेट लिखा के सिखा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से लिखना सीखना, कहीं हड़बड़ी नहीं है, कहीं नहीं भागना है, ना आपको भागना है ना मेरे को भागना है। लास्ट है, टोटल इनकम मींस लास्ट थिंग ऑफ द इनकम टैक्स होता ही है, इसके बाद कोई बचा ही नहीं जीवन। आओ पहला क्वेश्चन करेंगे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब लिख के करेंगे सर। आज एक तरीका सिखाता हूं, दिस इज द फाइनल टच, ये फाइनल टच है सर। कभी भी बड़े क्वेश्चंस में कभी भी ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, इट्स यूजलेस। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, नीचे आके पढ़ो वो क्या बोल रहा है। जब आप कोई क्वेश्चन की एंड लाइन पढ़ते हो तो एक क्रिस्टल क्लैरिटी माइंड में ये जाती है कि इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है। जैसे देखो इसमें क्या बोला, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। जब भी ये लिख दे मतलब समझ लेना कि सर नॉर्मल टैक्स भी है प्लस 115 बीएससी भी है, दोनों आपको करना है, दोनों करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई इफ और बट नहीं है सर। ठीक, इसके नीचे कुछ और दिए नहीं, इसके नीचे तो आंसर्स। समझ आई बात, पहले तो ये वर्ड का मतलब समझ आया, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, यही मिलेगा एग्जाम में लिखा हुआ। इस बार के एमटीपी में भी यही लिखा है, पिछली बार के एमटीपी में यही लिखा है, हर बार इस बार के पेपर में, नवंबर के पेपर में यही लिखा था, मई वालों का तो होगा तो पता चलेगा सर, यही लिखता है सर, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। आओ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट समझते हैं, लिखेंगे आप लोग सर। मिस्टर ए एज 32 ईयर्स, सर एज तो हमेशा काम की होती है क्योंकि इसी से तो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है सर। Is employed with XYZ Private Limited on a basic salary of 50,000 per month. Woo. He has received a transport allowance of 15,000 per month. Sir, transport allowance तो आंख बंद करके टैक्सेबल है, सोच ही क्या रहे हो, आंख बंद करके टैक्सेबल। ठीक, एंड एचआरए दिया हुआ है। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो चाहे मैं नॉर्मल प्रोविजन में चलूं चाहे 115 बीएससी में चलूं, दोनों में टैक्स लगता है सर, बट बात जब एचआरए की हो रही है तो हाउस रेंट अलाउंस में सर थोड़ा सा लोचा हो जाता है। नॉर्मल टैक्स में चलोगे तो आप इसमें एचआरए की एग्जेम्पशन ले लोगे सर, और अगर 115 बीएससी में चले तो एक फुटी कौड़ी की भी एग्जेम्पशन नहीं देंगे ये आपको। ठीक, तो एचआरए मिला इसको 20,000 पर मंथ from the company for the previous year 23-24. He has paid a rent of 25,000 per month from an accommodation in Delhi. ओहो, क्या ये दिल्ली मेरे काम का है? तभी तो डिसाइड करूंगा 40 की 50। मिस्टर ए हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। क्या ये कुछ समझ आ रहा है? यस सर, आईएचपी की बातें होना चालू हो गई सर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2024। बच गए, मार्च 2024 में कंप्लीट हुआ। एंड हिज पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस। तो पहला क्वेश्चन ही यही आता है, सर क्या ये आईएचपी का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मार्च 24 में घर खत्म हुआ है बनना, नहीं मेरा क्वेश्चन है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा वो तो बात की बात है। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, ये कब तक खत्म हो गया? मार्च तक। क्या मिल जाएगा इस साल? बोलो, आप बोलोगे तो लूंगा, नहीं बोलोगे छोड़ दूंगा। मिल जाएगा पक्का? अगर ये 25 दिया होता तो? अगर ये 25 दिया होता तो सोचो, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन देखा था मैंने, किसमें दिया हुआ है कहीं पर तो देखा मैं, आरटीपी एमटीपी में ऐसे ही किया, 25 दिया होगा तो बताओ। हम्म,
25 दिया होगा तो क्या करोगे? लोगे नहीं लोगे? जैसा आप बोलो। आप बोलोगे लेना है तो ले लेंगे, बोलोगे नहीं लेना है नहीं लेंगे। हाँ ठीक। सर 25 अगर हुआ तो नहीं लेंगे, क्योंकि सर घर का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कैसे इंटरेस्ट लेने की बातें कर रहे हो सर? और 24 हुआ तो क्या ले ले? नॉर्मल प्रोविजन। अभी 115 बीएससी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 115 बीएससी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 115 बीएससी के केस में तो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड मिलता ही नहीं है, सोचना ही क्या है फिर? ये देखो 115 बीएससी में तो आएगा ही नहीं सर, ये देखो इंटरेस्ट जीरो, आना ही नहीं है, क्योंकि ये 115 बीएससी है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। बात ये है नॉर्मल प्रोविजन ले लूं कि नहीं लूं? जल्दी बोलो, कितने लोगों को लग रहा है ले लूं, कितने लोगों को लग रहा है नहीं लूं, कितने लोगों को लग रहा है ले लूं? आराम से नॉर्मली सोचो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है। मैं आपको इसलिए ये पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूं सर, ये एग्जाम में घुमा रहा है इस पॉइंट पे, आजकल नहीं पता मजे ले रहा है, तो आपके में भी आ सकता है। ले लूं? देखो नॉर्मल प्रोविजन में हम ले लेंगे। सर क्यों ले रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, घर का कंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट हो गया इस साल, नहीं हुआ रहता तो नहीं लेना। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन में यही किया, वो 24 को 25 कर दी। और होता क्या है, गलती स्टूडेंट की नहीं है, फ्लो में कोई भी बच्चा, आप मैं दुनिया का कोई भी बच्चा हो, वो क्या करेगा, फ्लो में ले लेगा, आराम से ले लेगा। अरे आईएचपी का तो इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपया मिलता है, क्या सोच रहा हूं मैं, ले लेता हूं। कोई भी ले लेता है। ईयर ध्यान देना कभी भी इंटरेस्ट का, वो अगर आपको इंटरेस्ट निकाल के दे रहे हैं ना, तो उसमें कुछ झोल हो सकता है सर, उसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा, तैयार रहना उसके लिए। अदर इंफॉर्मेशन में सर, ये तो आप लोग बताओ सर, कंट्रीब्यूशन टू पीपीआई बोलो भाई, एटीसी, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रिफर्ड इन सेक्शन 80 CCD बोलो। ये तो खुद ही बता दिया, थैंक यू बोलना, 80 CCD खुद बता रहा है। पर मैं बताऊं, जब ये दिखा ना मेरे को, तो ये दोनों मिला के मन में एक क्वेश्चन आ गया था सर। 1.5 लाख होगा मैक्सिमम, 1.5 होगा मैक्सिमम, याद आया? ठीक है, कौन सा सेक्शन बोला? ई, ठीक है। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर whose एज इज 65 ईयर्स बोलो भाई, मैक्सिमम कितना है? पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 80D, कितना? समझ आया? लिखना स्टार्ट करें सर, क्रिस्टल क्लियर? तो मेरा एक क्वेश्चन सर, एक बार बताओ, ये 50,000 जो है, ये क्या 50,000 एडिशनल वाला है कि नॉर्मल वाला है? याद है एडिशनल भी हम मिलता था हमें गवर्नमेंट की तरफ से, एनपीएस में इन्वेस्ट करने से एडिशनल 50,000 भी मिलता था। ये एडिशनल 50,000 है कि ये नॉर्मल वाला है? सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत। सर अगर ये एडिशनल है तो इसमें 1,50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। सर अगर ये नॉर्मल है तो इसको फिर ऐड करते हैं और फिर चेक करते हैं सर 80 CCE में। तो आप बताओ क्या मानूं? आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने सेंटेंस है, और आप मुझे बता दो सर क्या मानूं, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को मानना है सर। बताओ क्या लगता है, क्या मानना है? जो बोलो आप लोग, सोच लो। देखो याद रखना, नॉर्मल का कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहे हो ना, क्या होगा? सर ये ऐड हो जाएगा 150 के साथ, फिर मैं 80 CC में टोटल लिमिट 1.5 लाख रखूंगा, 1,50,000। और अगर आपने इसको 1B वाला माना, अलग वाला माना, तो सर उस केस में ये नहीं आएगा फिर 1,50,000 की लिमिट में, ये मेरे को अलग से मिल जाएगा 50। तो बोलो क्या मानू? पक्का? नहीं, परसेंट वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है। कहाँ दिया? देखो क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़े हम, परसेंट नहीं दिया। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बताओ ये परसेंट वगैरह तो नहीं दिया, कैसे करो? कहीं दिया है तो बताओ, देख लो, परसेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है।
कुछ भी नहीं दिए, कैसे करूं बताओ? ये भी अच्छा क्वेश्चन कि सर अगर परसेंट नहीं दिए तो क्या ये एडिशनल वाला है? परसेंट नहीं दिया, देखो ना, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 80 लिखकर छोड़ दिया। ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का परसेंट, ना एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का परसेंट, कुछ नहीं दिया। बताओ भाई, आप जो जो बोल दो। अच्छा एक बात नोटिस करोगे, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम दिया है, ये भी कहां दिया है कि एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का है? पता है अपन कितनी दुविधा में फंसे हुए हैं। पहले तो ये किसको मैं किसका मानूं, ये दिक्कत। उसके बाद एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का है वो मानूं, फिर उसके बाद परसेंटेज दिया नहीं है, कैसे करें? ध्यान से सुनो समझो। तू पहले बोली थी वो सही था सर, ना एम्प्लॉयर का बताया ना एम्प्लॉय का बता रहा है, बट ये प्रोबेबली जब तक कुछ ना बोले एम्प्लॉय का ही होता है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम लिखा हुआ है। तो जब अपन डिटेल एम्प्लॉयज की पढ़ रहे हैं तो होगी भी तो ये चीज एम्प्लॉय की, पहली चीज। दूसरी बात सर ये नहीं बता रहा है कि वो एडिशनल वाला 50,000 है कि नॉर्मल वाला है। सर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हम इसको एडिशनल वाला मानेंगे, और अगर एडिशनल वाला मानते हैं तो इसमें 1,50,000 की लिमिट एप्लीकेबल। बोलो होगी नहीं होगी? नहीं होगी। चलो अब क्वेश्चन बनाना सीखते हैं और पूरा तरीके से लिखना सीखते हैं सर। ठीक है, एकदम अच्छे से लिखना सीखो सर एग्जाम के लिए, ये फुल एंड फाइनल टच है सर। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में यहां भी क्वेश्चन मत लिखना, एग्जाम में यहां लिखोगे याद है आंसर। अब वो 1 का ए है 2 का ए है ये तो समय ही बताएगा सर, वो तो मेरे को कैसे पता? ऐसे अंडरलाइन करोगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यार ये हिल रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है, यस, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है ये बंदे का, नाम बताओ। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट मैट ओपन कर सकते हो, मोबाइल में ओपन कर सकते हो, आज के स्मार्ट बच्चे हो, इंस्टीट्यूट मोबाइल में भी प्रोवाइड करती है। मिस्टर ए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए अंडर, पहले अपन चल रहे नॉर्मल प्रोविजन, फिर चलेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएसई। सर क्या पहले 115 बीएसई नहीं कर सकता? आपकी चॉइस, आपको जो पहले करना है आप कर लो, जो आपकी इच्छा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अंडर नॉर्मल प्रोविजन फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर? लिखो सर, लिखो सब लिखो, लिखो, फिर लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो। लिखो सब फटाफट फास्ट लिखेंगे सर। लिखे, चलो लाइन ड्रॉ करेंगे सर, सब लाइन ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स, रुपए, रुपए। सर हम क्या निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी सर, इनकम फ्रॉम सैलरी सर, यहां तक लिखो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।
नॉर्मल इंटरेस्ट कहाँ पहले का है? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होती है प्री का। तो कंस्ट्रक्शन इस साल कंप्लीट हुआ, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है? 31 मार्च 2023। तब तक का इंटरेस्ट जो रहता है वो प्री का रहता है, ये तो इस साल का है, करंट इंटरेस्ट है। स्टार्ट करें आगे। सर मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। चलो ध्यान दो सर, लेट स्टार्ट। एक एक चीज लिखना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले दिया हुआ है बेसिक सैलरी। सर आप भी लिखेंगे बेसिक सैलरी एग्जाम में, और ऐसे लिखेंगे सर 32,000 इंटू 12। ये कितना आ रहा है? ये तो आप लोग को बताना पड़ेगा मुझे। 3,84,000। ठीक है सर, आओ अगला देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलायंस। सर ये तो पूरा टैक्सेबल होता है। कितना हुआ? 1,44,000 आई थिंक सो। यही आ रहा है। कितना है? 12,000 है 15 है? नालायकों 15 है, तो ये चेंज रहेगा ना अमाउंट। अरे रे रे, तो बोलना चाहिए ना नालायकों, एक नंबर के नालायक। 50,000 इंटू 12, 6 लाख। सर ये 15,000 इंटू 12, 1,80,000। अब बात आती है, तीसरा है HRA। दो तरीके, एक यहीं पर HRA की एग्जेम्पशन निकाल दो, दूसरा वर्किंग नोट में जाके निकालो। सर दोनों में से कौन सा प्रेजेंटेशन बेटर? इट्स योर चॉइस, आपको जो लगता है ठीक। आपको लगता है सर यही निकालूंगा बहुत हौच पौच हो जाएगा, एक आंसर 3 पेज का चल जाएगा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक आंसर 3 पेज का चल जाएगा। सर बेटर है वर्किंग नोट अलग कर देता हूं, तो वहां अलग कर दो। अगर अलग करोगे तो यहां लिखोगे सर वर्किंग नोट नंबर 1, और अगर यही निकालोगे तो मत लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। मैं बोलता हूं अलग से निकाल दो, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन चल जाएगा, क्वेश्चन ही 2-3 पेज का सॉल्व होने चल जाएगा, तो बहुत लंबा चल जाएगा। हम अलग से कर लेते हैं। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, उसमें फर्स्ट, उसमें HRA। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करेंगे सर, ठीक है। सर HRA बोलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर पहला क्या था? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। कितना दिया हुआ है एक्चुअल HRA रिसीव्ड? आओ क्वेश्चन में देखते हैं। HRA 20,000 पर मंथ दिया हुआ है, ओके। दूसरा है सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड तो दिया हुआ है सर, कितना था? 25,000। 25,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ। सर 10% ऑफ क्या लूं? यहां तो सर हम HRA के लिए क्या लेते हैं? बेसिक प्लस ये फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। यहां तो सिर्फ बेसिक दिए, तो लड़ाई नहीं है। 6 लाख का 10%। अब ये माइनस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सेम 240 चाह रहा है। तीसरा सर 50% ऑफ सैलरी। सर 50 क्यों लिया याद है ना? दिल्ली है ये, ठीक है। सैलरी तो हमारी 6 लाख थी। बताओ कितना आ रहा है? सर तीनों में विच एवर इज लोअर कितना है? 2,40,000। मिला कितना है? सर को टैक्सेबल आएगा क्या? नहीं।
नहीं, अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रहा हूं तो नहीं, एचआरए के हिसाब से होता तो पूरा 2,40,000 टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि एग्जेम्पशन ही नहीं मिलती। अब यहाँ पर मैं इसको प्यार से देखो सफाई से लिख सकता हूँ, अरे लिखना ही नहीं है, यहाँ पर डैश कर देंगे। आया समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको? आप यहाँ पर चाहो तो एग्जाम में ब्रैकेट में लिख सकते हो एग्जेम्प्ट हो गया सर। कैलकुलेशन तो आपने बता दिया सर, एग्जेम्पशन कैसे हुआ, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते सर, और कुछ दिया हुआ है क्या? He paid an interest of 2,10,000। सर वो तो बात की बात है, पहले तो सैलरी में बातें करो ना सर। सैलरी में इसको ऐड किए तो हमारा कितना आ गया सर? ग्रॉस सैलरी कितना है? 7,80,000। सर माइनस करेंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, कितनी? तो कितना आ जाएगा? 7,30,000। लिखो यहां तक सब फास्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 7,30,000 यही लिख देते हैं, उसके बाद वो यहां जाके 7,30,000 लिखते हैं, ये भी सही है। कुछ लोग इसको यहाँ लिखते ही नहीं है, यहाँ नहीं लिखते, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 7,30,000 लिख देते। बोथ अप्रोचेस सही, आपको जो एग्जाम में जमता हो। बस याद रखना, मैं जब इनकम फ्रॉम सैलरी चेक करूं तो मुझे 7,30,000 अलग दिखना चाहिए। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये कहानी हो गई सर 7,30,000 की। अगला हेड होता है सर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ऐसे लिखना पड़ता है वहां पर, यस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। सर भाई के पास एक ही तो घर था, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड था, खुद ही रह रहा था सर, अभी तो बन के तैयार हुआ है सर। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो NAV क्या होगी? नील सर, क्योंकि SOP प्रॉपर्टी है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आना नहीं है सर, पर इंटरेस्ट तो आएगा ना सर, इंटरेस्ट। सर 2,10,000 इंटरेस्ट दिया है सर, एग्जाम में लिख के आओगे, ऐसे लिखोगे आगे, रेस्ट्रिक्टेड टू 2,00,000 रुपीस। आ रहा है समझ? ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2,00,000। तो सर प्रैक्टिकली क्या यही 2,00,000 का लॉस हो गया? हाँ, यही तो 2,00,000 का लॉस हो गया। लॉस, यहां तक समझ आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? ठीक है सर, इसके अलावा इस क्वेश्चन में 2 हेड के अलावा कोई और इनकम दिखी नहीं? कोई दिखी तो बताओ, लॉटरी वाली तो नहीं है कुछ ना? और कोई इनकम तो दिख नहीं रही है, तो सर सिंपल सी बात है, अब लिख लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? सर 7,30,000 माइनस 2,00,000। क्या IHP का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? हाँ, आराम से हो सकता है। 5,30,000 सर माइनस डिडक्शन। अब डिडक्शन लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करूंगा सर, क्योंकि डिडक्शन की लिस्ट होती है सर। आओ लिस्ट देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू PPF 1,50,000 सर, ATC PPF 1,50,000। अगला, अगला था सर ATCCD पेंशन स्कीम सर, ATCCD पेंशन स्कीम, मैं अभी शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिखेंगे 50,000। ठीक है, आप इसमें ATCCD 1B लिखना, क्योंकि ये एडिशनल वाला है, ये 1,50,000 की लिमिट पे ही नहीं जाता है।
आगे और कौन सी डिडक्शन है? मेडिकल इंश्योरेंस। सर पापा का कराया, सर 80D लिखूंगा, ऐसे नीचे अंडरलाइन कर दूंगा, क्योंकि दो दो है ना सर। एक तो फादर का है जो कि 50,000 है, एक मेरा सेल्फ है सर, सेल्फ एंड स्पाउस 25,000। सर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 2,25,000 आ रहा है क्या? बताओ भाई। 2,75,000, ठीक है, 2,75,000, ठीक। सर अब लिखूंगा टोटल इनकम, टोटल इनकम। सर माइनस करो, है सर 2,55,000। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया या कोई चीज नहीं आ रही है तो बताओ। नहीं बहन, कैसे कर रही है? आईएचपी में हम पढ़ के आए मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर। डिडक्शन वाले में तब क्लेम करते जब वो मुझे कुछ डेट देता, बताता घर कितने वैल्यू की है, तो मुझे पता चलता डिडक्शन में मैं ले पाऊंगा 80EEA या 80EE में। ये तो कुछ बताया ही नहीं, मैं कैसे लूं? ले ही नहीं पाऊंगा। सर टोटल इनकम आ गई, अब हमें क्या चाहिए होती है सर? टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम तो आ चुकी है सर, टैक्स निकालते हैं सर। याद है ना, ये नॉर्मल प्रोविजन चल रहे हैं। नॉर्मल प्रोविजन का स्लैब क्या है? 2.5 लाख। 2,50,000 की तो स्लैब। एज क्या है इस बंदे की? 32 है यार, तो आराम से 2,50,000 पे नील, बचा हुआ 5,000 में कितना? 5%। मेरा क्वेश्चन, रिबेट सोच लो। अगर आप रिबेट लोगे तो टैक्स खत्म, रिबेट नहीं लोगे तो टैक्स आएगा सर। जी सर, 87A में ही रिबेट सोचना है आपको, क्योंकि अगर रिबेट सोचोगे तो टैक्स खत्म है सर। रिबेट नहीं सोचोगे तो फिर 5,000 में टैक्स निकालता हूं मैं। तो मेरा क्वेश्चन है, पहले टैक्स निकालू कि पहले ही छोड़ दो? पहले निकालो फिर रिबेट लो। कई लोग टैक्स ही नहीं निकालते हैं। इंस्टीट्यूट पूछी क्यों? बोले वहां रिबेट थी, तेरे को इतना नहीं समझ आता है, अनपढ़ है क्या? अरे इंस्टीट्यूट बोली टैक्स तो निकाल भाई, तब तो पता चलेगा रिबेट है कि नहीं है। ठीक है, तो सर पहले तो टैक्स निकालना है सर, निकालो टैक्स। अब बताओ मुझे भी। अबे सर टैक्स 250, ठीक है, फिर लिखेंगे सर रिबेट अंडर 87A 250, फाइनली टैक्स लायबिलिटी नील। समझ आया? बैठा दिमाग में? और आखिरी में इसको ऐसे बॉक्स करके आना, एग्जामिनर यही देखेगा, यही चाहता है, यही सब चीजें तो मेन है। आपको क्या लगता है वो आपको अंदर का ये सब पढ़ने जाएगा? इसके पास इतना टाइम नहीं है अंदर पढ़ेगा वो। सीधा हेड की इनकम देखेगा, गलत, गया मार्क्स। अंदर करो जो करना है, ठीक है? आई बात समझ? ये थी आम जिंदगी। अब चले मेंटोस। ये तो आम जिंदगी थी ना सर। अब 115 बीएससी के लिए हमें क्या करना चाहिए? 115 बीएससी के लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको चालू किससे करना चाहिए? हाँ, चालू किससे करना चाहिए? टोटल इनकम से सर, ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करो, क्योंकि सर 115 बीएससी में डिडक्शन तो मिलती नहीं है सर। कुछ ही डिडक्शन तो मिलती है ना, उसके अलावा तो मिलती नहीं है। तो फिर क्या मगजमारी करोगे? इससे अच्छा बेटर है ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करो। एक स्टूडेंट बोला सर वापस पूरा नहीं बना सकता, बना ले, आपके पास टाइम है तो बना लो। मैं होता तो नहीं बनाता, पागल हूं मैं बनाऊंगा? कल खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन, फिर तो मेरा हो गया वापस इतना फॉर्मेट लिखने में तो गया, मैं जान निकल जाएगी मेरी। सर सीधा ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करते हैं, आओ सर। सर क्या फिर से लिखना पड़ेगा? यस, यहाँ पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है, मिस्टर ए, ठीक है, अंडर
default tax regime for the assessment year 24-25 लिखो ना लाइको, कब लिखेंगे? मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, लिखो। आज नहीं लिखोगे तो कल भी आदत नहीं रहेगी लिखने की। लिख लो तो बताना। बताओ यार, ये है पर्टिकुलर्स, ये है रुपए, ये है रुपए। हो गया सबका? चलो सर, यहां पर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि मैं तो चालू उसी से करता हूँ सर। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी मेरी, प्लीज एक बार याद दिलाओ। 5,20,000। पहला, सर मैं सैलरी का एचआरए ऐड कर दूंगा। सर क्यों? अरे भैया 115 बीएससी में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो एचआरए लिख लेता हूँ। कितना मिला सर मेरे को? 20,000 इंटू 12। ये सैलरी का एचआरए हुआ। इसके अलावा सैलरी में कुछ और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी कि नहीं 115 बीएससी में? मिल जाएगी सर, बाकी दोनों नहीं मिलते। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स वो नहीं मिलता। प्लस अब बात करता हूं अगला हेड, आईएचपी। ऐसे करना एग्जाम में, सीक्वेंस वाइज चलना, बकाबक जो दिखे बीच में मत घुसेड़ के ऐड कर देना, एक एक चलना, प्रॉपर चलना, कभी गलती नहीं होगी। आप कभी भी जो दिख रहा है उसको एडजस्टमेंट करने चले गए ना तो लिख के ले लो, कोई ना कोई छोड़ के आ जाओगे। एक एक हेडवाइज आराम से चलो, कभी गड़बड़ी नहीं होती। सर आईएचपी, आईएचपी में मैं इंटरेस्ट 2 लाख का क्लेम क्यों? मतलब मैंने ग्रॉस टोटल इनकम को कम करी होगी ना, लॉस क्लेम किया था ना, वो प्रैक्टिकली अब मुझे नहीं मिलेगा। तो यहां क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं? समझ आ रहा है? इंटरेस्ट कितने का? 2 लाख की 2,10,000? 2 लाख, 2 लाख जितना क्लेम किया उतना ही तो ऐड करूंगा। और कुछ जो आपको लगता है हम जो छोड़ दिए या कुछ बच गए? नहीं, डिडक्शन तो आया ही नहीं है मैम, ये तो ग्रॉस टोटल इनकम से हम चालू किए, टोटल इनकम से थोड़ी चालू किया मैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम से चालू किया। सर इसको ऐड करो, आएगी टोटल इनकम। बता दो ऐड करके कितना आ रहा है? 9,70,000। अब टैक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका टैक्स अलग निकलता है, यू नो दैट। पहले 3 लाख तक नील, अगले 3 लाख में 5%, नेक्स्ट 3 लाख में 10%, नेक्स्ट 3 लाख में 15%। तो इसमें टैक्स अलग निकलता है। निकालो टैक्स, टैक्स तो निकालो। बताना सर टैक्स कितना आ रहा है? सब एडवेट करके बता रहे हैं, बेसिक मतलब वो टैक्स बता रहे हैं, 4% ऐड नहीं किया है। देखो भाई 55,500 बोल रहा है भाई। हाँ चेक कर लेंगे। 55,500 आ रहा है सबका। कर लो सर कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। प्लस 4% भी करेंगे हम। 4% ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 57,720। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन है, सर इसमें भी तो रिबेट थी, इसमें भी तो रिबेट है। 7 लाख तक 25,000 की रिबेट, 7 लाख के ऊपर जाते तो स्टेप 1 2 3 आ जाते पिक्चर में। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वैसे तो आंख बंद करके दिख रहा है रिबेट नहीं आएगी, बट फिर भी जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपके भी तो दिमाग में रहे कि ये क्यों नहीं आ रही है और सर को ऐसा क्यों सूझ रहा है। देखो सर, स्टेप 1,
स्टेप 1 ये बोलता है सर आपकी इनकम कितनी है, मैं बोला 9,70,000 अभी तो निकाला, माइनस 7 लाख कर लो सर, कितना आ रहा है। स्टेप टू ये बोलता है सर आप 9,70,000 पे टैक्स निकालो, कितना टैक्स अभी तो निकाले। स्टेप 3 सर चेक करो क्या 2 1 से ज्यादा है, नो, देख लो क्या 2 1 से ज्यादा है, नो, तो रिबेट की बात ही नहीं है, बात खत्म, बात ही खत्म। ये मैं आपको इसलिए प्रूव किया ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। मेरे को क्या पता एग्जाम में यही फिगर दे दिया तो याद रहेगा, ये नहीं दिया तो आपको सोचना है ना वहां पर रिबेट कब है कब नहीं है, तो रिबेट लेते हैं। जी सर, जो जितना डिफरेंस आता है उसका रिबेट ले लेते हैं, समझ आया। यहां तक तो क्वेश्चन था आपसे, ये मेन क्वेश्चन ये थोड़ी था, ये क्वेश्चन मेन थोड़ी था सर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था सर, आपने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। क्या करें हम इसका, क्या करेंगे हम, एग्जैक्टली लिख के आओगे एक लाइन, देयरफॉर द मोस्ट बेनिफिशियल manner for computing of tax liability as per normal provision for Mr. A as his tax liability as per normal provision is nil। ये लिख के आना, नहीं लिख के आए तो 15 मार्क्स से क्वेश्चन में 2 तो मैं पहले ही काट दिया हूं, कंक्लूजन नहीं है, बचपन से सीख रहे, कंक्लूजन तो लिखना ही है, ब्लड में बैठा लो ये बात, कंक्लूजन लिखना है मीन्स लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, हाँ। Therefore, the total income and tax liability of Mr. A is nil। Therefore, total income and tax liability of Mr. A, या सीधा आप टैक्स लाइबिलिटी लिख सकते हो, टोटल इनकम भी ना लिखो तो चलेगा। Therefore, the tax liability of Mr. A is nil under normal provision, बस under normal provision is nil। और याद रखना ये लाइन को तो बॉक्स में ही करके आना, एग्जामिनर को हम एंड कंक्लूजन दे रहे हैं, देख ले भाई तेरे पास टाइम नहीं है तो यही चेक करो पूरा मार्क्स दे, अगर टाइम ही नहीं है तो यही चेक कर मार्क्स, टाइम है तो पूरा पढ़, कौन मना किया, हम तो वैसे भी सही निकाले। समझ आई बात, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको, ठीक है सर, आज यहीं पर रुक जाते हैं अपन।